हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का क्लास में। हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने नवंबर 2010 का पेपर देखा था। इस क्लास में नवंबर 2010 का ही देखा था। इसमें दिसंबर 2010 का पेपर दिया है नेट का, तो इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अबला नशानी अब ना नशई हो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। अबलो नशानी अब ना नशई हो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है, विनय पत्रिका से। फिर है मौसम कौन खुटिल खलकामी, तो ये सूरदास की पंक्ति है। फिर है मनरे परसी हरि के चरण मीराबाई की, हरि जननी में बालक तेरा, कबीरदास की पंक्ति है। हरि जननी में बालक तेरा, कबीरदास की, ये ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है कि राउल वेल किसकी रचना है? तो आपको पता ही है कि राउल वेल चंपू काव्य है और ये रोड़ा कवि की रचना है। किसकी? रोड़ा कवि की। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा दिया है कि कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो रामचरितमानस तो अवधी में ही है, पद्मावत में भी है अवधी, और चंदायन भी है अवधी में, लेकिन विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। तुलसीदास ने लिखा है ब्रजभाषा में। चौथा प्रश्न है कि उद्धव शतक किसकी कृति है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है ये। और भ्रमरदूत है सत्यनारायण कविरत्न की, और कृषक क्रंदन है सनेही का, और गर्भरंडा रहस्य है नाथूराम शर्मा शंकर का। अगला प्रश्न है आपसे 5 नंबर का कि कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया तो है, लेकिन ललित ललाम नहीं है। ये किसकी है? ये मतीराम की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में दिया है आपसे कि निराला की राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ क्या है? निराला ने लिखा है राम की शक्ति पूजा, तो इसका आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण। क्या है? कृतिवास रामायण के आधार पर इन्होंने अपना लिखा है राम की शक्ति पूजा। अगला है प्रश्न 7 नंबर का। 7 नंबर में दिया है कि आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी खंड काव्य है कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण ने लिखा है आत्मजयी 1965 में, और ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पे आधारित है। आत्मजयी किस पे आधारित है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पे। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में दिया है कि नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं आते हैं? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश। तो ज्ञान रंजन नहीं आते हैं, क्योंकि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में 3 लोग आते हैं, जिनको हमने याद किया था कमोरा से। ये ट्रिक था हम लोगों का, कमोरा। क से कमलेश्वर, म से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव। ज्ञान रंजन का संबंध अ कहानी से है। किससे है? अ कहानी से। 9 नंबर में है मैं बोरिशा इल्ला, ये किसकी कृति है? तो ये महुआ माझी का है। 2006 में आया मैं बोरिशा इल्ला, महुआ माझी। अवांतर कथा अनामिका का है। ललमनिया मैत्रेयी पुष्पा का है। जिनावर चित्रा मुदगल का है। अवांतर कथा अनामिका, ललमनिया मैत्रेयी पुष्पा, जिनावर चित्रा मुदगल। 10 नंबर में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से आत्मकथा कौन सी नहीं है? मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें बेनीपुरी का रेखा चित्र है, ठीक। बाकी मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन और जानकी देवी बजाज, ये दोनों लोगों ने लिखा है मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा। तो माटी की मूर्तें आपका रेखा चित्र है। 11 नंबर में दिया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। किसका है?
विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। शिकायत मुझे भी हरिशंकर परसाई का है, शब्दिता धर्मवीर भारती का है। अगले प्रश्न पे आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो नंदुलारे वाजपेयी नहीं है, ये सौष्ठववादी आलोचक हैं। कैसे हैं? तो ये सौष्ठववादी या छायावादी आलोचक हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला है प्रश्न 13 नंबर का। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? छोटे सैयद बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह गुलाम बेगम, सेतुबंध। तो बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर का है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का छोटे सैयद बड़े सैयद है, द्रौपदी है और सेतुबंध है। चलिए अगला है कि यरे यायावर रहेगा याद, ये किसका यात्रा वृतांत है? तो ये यात्रा वृतांत अज्ञे का है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत अज्ञे जी ने लिखा है। और ये यात्रा वृतांत उन्होंने स्वदेश यात्रा पे लिखा है कि विदेश यात्रा पे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अज्ञे का ये यात्रा वृतांत किस पे आधारित है। फिर किन्नर देश में राहुल संकृत्यायन का है, लोहे के दीवान के दोनों यशपाल का है, पैरों में पंखवाद की बेनीपुरी का है। अगला है 15 नंबर का। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत, साकेत तो है बिल्कुल 12 सर्गों का, कामायनी भी है 15 सर्गों का, लेकिन महाप्रस्थान नहीं है, ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य नहीं है। ये नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है महाप्रस्थान, और प्रिय प्रवास आपका महाकाव्य है 17 सर्गों का। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति है कि काव्य शोभा करान धर्मान लंकरान प्रचछते। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति दंडी की है। किसकी है? दंडी ने लिखा है काव्य शोभा करान धर्मान लंकरान प्रक्षते। प्रक्षते से हम लोग इसको पकड़ते हैं। चलिए 17 नंबर में दिया है संतो आई ज्ञान की आंधी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो संतो आई ज्ञान की आंधी पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। और जहाँ पे उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी अर्थात ज्ञान ही आंधी है में अभेद है, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो संतो आई ज्ञान की आंधी रे। और आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक, इसमें रूपक अलंकार है, ये ध्यान देना है। 18 नंबर का प्रश्न है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है गुलेरी जी ने, पर गुलेरी जी यहाँ विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिव सिंह सेंगर को। देखते हैं क्या दिया है। अच्छा बिल, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था, पढ़ने में इसको गलती हो गई। यहाँ पे प्रश्न ये है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। ठीक, उन्होंने तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है गुलेरी ने। तो ये ध्यान देना है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, ये आपको ध्यान देना है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर का प्रश्न है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है?
तो डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। किस साहित्य से? राजस्थानी साहित्य से। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलके बनती है। वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर में रचनाओं को काल क्रमानुसार बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा रामचरितमानस 1574 ईस्वी में। मानस कब है? 1574 में है। रामचंद्रिका 1601 में है। वैदेही वनवास 1940 में है और राम की शक्ति पूजा 1936 में है। तो वैदेही वनवास को तो सबसे अंतिम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये पीछे का पेपर है सब ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कालक्रमों में गलती किया है। इसका क्रम होगा सबसे पहले मानस 1574 में, चंद्रिका 1601 में, और फिर राम की शक्ति पूजा 1936 में, फिर उसके बाद वैदेही वनवास 1940 में। फिर यहाँ पे पत्रिकाओं का बताना है सबसे पहले, तो ये तो पीछे भी आया था। सबसे पहले आपकी कविवचन सुधा हो जाएगी 1868 में, फिर हिंदी प्रदीप 1877 में, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 में और सरस्वती पत्रिका 1900 में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर में रचनाकारों का क्रम बताना है। तो 23 नंबर में सबसे पहले आ जाएंगे आपके श्रीनिवास दास, 1851 में इनका हुआ था। ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद प्रेमचंद आएंगे 1880 में, फिर आएंगे अमृतलाल नागर 1916 में, फिर आएंगे कमलेश्वर, आपकी ये हैं 1932 में। कमलेश्वर कब है? 1932 में, सबसे अंतिम में कमलेश्वर आएंगे। तो आपको ध्यान देना है सबका डेट। ठीक, देखिए कवियों का भी डेट पूछ रहा है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर में बताना है रचनाकारों का क्रम। तो यहाँ पे छायावाद के रचनाकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले आएंगे प्रसाद, फिर आएंगे निराला, फिर पंत, फिर महादेवी। प्रसाद है 1889 में। ठीक, यहाँ 90 दिया है चूँकि गलत है। इनका जन्म 1889 में हुआ था। निराला है 1899 में, कहीं 96 भी मिलता है, और पंत है 1900 ईस्वी में, और महादेवी है 1907 में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर में आपको युग की दृष्टि से रचनाकारों का क्रम बताना है। किसकी दृष्टि से? युग की दृष्टि से। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले चंदर बरदाई, आदिकाल के कवि हैं, फिर आएंगी मीराबाई भक्ति काल की, फिर सेनापति रीति काल की, फिर हरिऔध आपके आ जाएंगे आधुनिक काल के। ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे डेट के हिसाब से नहीं, और डेट के हिसाब से भी यही होता और काल के हिसाब से भी यही होगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। आगे आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर में नाटकों का सही क्रम बताना है। नाटकों का सही क्रम। अंधेर नगरी दिया गया है। किसका नाटक है अंधेर नगरी? तो भारतेंदु जी का है। 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर चंद्रगुप्त दिया है। चंद्रगुप्त है प्रसाद जी का नाटक, और इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। फिर है आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन 1958 में। फिर आठवां सर्ग है, इसका प्रकाशन 1976 में। तो आपका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले अंधेर नगरी 1881 में, फिर चंद्रगुप्त 1931 में, फिर आषाढ़ का एक दिन 1958 में, आठवां सर्ग 1976 में। तो सबका डेट आपको ध्यान देना है। आठवां सर्ग 76 में है, आषाढ़ का एक दिन 58 में है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर में उपन्यासों का क्रम बताना है। तो गोदान प्रेमचंद का सबसे पहले आ जाएगा 36 में, फिर भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर मैला आंचल, फिर राग दरबारी। तो मैला आंचल 54 में है, राग दरबारी आपका 1968 में है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते का डेट देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या दिया है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में है। ठीक, सबसे पहले गोदान 36 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में, मैला आंचल 54 में, और राग दरबारी 68 में। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, और 28 नंबर में पूछा गया है कि कहानियों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे कहानी पूछा गया, इसका क्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी उसने कहा था। उसने कहा था 1915 में,
फिर कफन 1936 में प्रेमचंद की, फिर वापसी 1960 में उषा प्रेमवदा की, और फिर तिरिछ उदय प्रकाश की 1989 में। उसने कहा था कब है? 1915 में। और कफन 36 में, वापसी 60 में, तिरिछ 1989 में। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है आपसे 29 नंबर का। 29 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित साहित्यकारों का क्रम बताइए। निम्नलिखित साहित्यकारों का क्रम, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले आएंगे गार्षा दत्तासी, क्योंकि सबसे इतिहास ग्रंथ के आधार पे हम इनका क्रम बता सकते हैं। सबसे पहले गार्षा दत्तासी आ जाएंगे, फिर आएंगे शिव सिंह सेंगर, फिर शुक्ल जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर पे यहाँ पे आचार्यों का क्रम बताना है। कौन सा आचार्य सबसे पहले आएंगे? काव्य शास्त्र से है ये प्रश्न। तो सबसे पहले आएंगे भामा 6वीं शताब्दी। ठीक, भामा 6वीं शताब्दी में, कुंतक 10वीं से 11वीं शताब्दी में, रूप गोस्वामी 15वीं से 16वीं शताब्दी में, और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे भामा सबसे पहले आएंगे 6वीं में, कुंतक 10वीं से 11वीं में, रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं में, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं में। सबसे अंत में आते हैं ये भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी, जगन्नाथ। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है आपसे। यहाँ पे मिलान करना है। पत्रिका दी गई है, कौन सी पत्रिका किसकी है? तो आलोचना पत्रिका अरुण कमल की हो जाएगी। अभी पीछे देखे थे हमने पिछली क्लास में। तद्भव अखिलेश की, हंस राजेंद्र यादव की, और वाक पत्रिका सुधीर पचौरी की। ठीक, आलोचना अरुण कमल की, तद्भव अखिलेश की, हंस राजेंद्र यादव की, वाक पत्रिका सुधीर पचौरी का। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान साहित्य पत्रिका नमिता सिंह का है। 32 नंबर में रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का, तमस है भीष्म साहनी का, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में है कमलेश्वर का, तमस है 1973 ईस्वी में भीष्म साहनी का, मृगनयनी है 1950 में वृंदावन लाल वर्मा का, और नीला चांद है 1988 में शिव प्रसाद सिंह का, और आपका बंटी है 1971 में मन्नू भंडारी का। अब आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर में कहानियाँ दी गई हैं और उनके कहानीकारों से सुमेलित करना है। तो उषा प्रेमवदा की कहानी कौन सी है? इनकी कहानी है वापसी 1960 में, अमरकांत की दोपहर का भोजन, मोहन राकेश की जिंदगी और जोक, कौशिक की ताई कहानी है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए 34 नंबर में पूछा गया है आपसे कि नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रक्षाबंधन किसका नाटक है? हरे कृष्ण प्रेमी का है, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है, बकरी सक्सेना का है, और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। तो 34 का ए हमारा सही हो जाएगा। 35 पे आते हैं। 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय किसकी पंक्ति है? तो ये है आपकी पंक्ति कबीरदास की। फिर दूसरा है देसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की है। फिर है भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मीत, ये केशवदास की है। फिर है नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर अयो खेलन हो रही, ये पद्माकर की है। डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर पे भी यहाँ पे काव्य रचनाएं दी गई हैं और दूसरे पंक्ति में दिया गया है उनके लेखक। तो संसद से सड़क तक धूमिल की है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है, युगधारा नागार्जुन की है, और साय में धूप दुष्यंत कुमार की है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
37 नंबर में कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, काव्य शास्त्र से है ये प्रश्न और बताना है कि ये उक्ति किसकी है। तो सौंदर्यम लंकारः ये वामन की उक्ति है। वाक्यम रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ की है। फिर दिया गया है वागर्थ व्यू संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये ये किसकी है, तो ये कालिदास की है। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम जगन्नाथ की है। तो वागर्थ व्यू संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये ये कालिदास की है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 38 पे आते हैं। 38 का क्वेश्चन है सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं, सूची 2 में मिलान करना है। तो ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का, काव्य अलंकार है भामह का, काव्य प्रकाश मम्मट का, काव्य अनुशासन हेमचंद्र का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम। अच्छा 39 नंबर का यहाँ नीचे दिया है, यहाँ पे दिया है एसे इन क्रिटिसिज्म किसका है, आइए रिचर्ड्स का ये ग्रंथ है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरिज का है, एस्थेटिक क्रोचे का है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है मैथ्यू अर्नोल्ड का। तो यहाँ पे मिलान देख लेते हैं कि सही मिलाया है हमने, बिल्कुल सही मिलाया है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड का है, लिटरेरिया कॉलरिज का, एस्थेटिक क्रोचे का, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का, द सेक्रेट वुड इलियट का। तो बिल्कुल सही है हमारा। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पंक्तियाँ दी गई हैं। तो पंक्ति है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। दूसरी पंक्ति दी गई है कि हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, ये निराला की पंक्ति है। किसकी है, निराला की। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली। फिर तीसरी है हम नहीं कहते कि हमें को छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। सूची 1 में दिया है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़ के स्रोत स्विनी बह जाए, ये किसकी है, तो ये पंक्ति है अज्ञे जी की। सब पंक्ति आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर तो डी वाली पंक्ति है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की है। गीत वही बेचते हैं। तो ए और डी दो पंक्ति तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है जो याद होंगी सबको। बी और सी वाली पंक्ति पे ध्यान देना है। बी में है कि हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, ये निराला की है। फिर है कि हम नहीं कहते कि हमें को छोड़कर स्रोत से नहीं बह जाए, अज्ञे की है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए और ये हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है कि वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। निर्देश दिया है कि 41 से 45 तक आपको स्थापना वाले प्रश्नों को हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे स्थापना दी गई है कि चेतना अनुभूति का सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। दिया है कि चेतना अनुभूति का सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दिया है तर्क, क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय में संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है, तो दोनों सही है। स्थापना है कि चेतना अनुभूति का सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है, और तर्क है क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय में संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से। 42 नंबर में स्थापना दिया है कि समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चलित दृढ़ संकल्प में है, और तर्क दिया है कि क्योंकि वह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती। तो यहाँ पे मुझे दोनों सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत दिया है। स्थापना यहाँ पे सही है कि समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चलित दृढ़ संकल्प में है, बिल्कुल सही। और तर्क दिया है क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर में स्थापना दिया है
कि वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही लग रहा है। फिर तर्क दिया है क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। तो यहाँ पे मुझे दोनों सही लग रहा है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। 44 नंबर में स्थापना दी गई है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही है, पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना की आवश्यकता होती है। और स्थापना दिया है क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता उपासना स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये गलत दिया है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण नहीं है उपासना, बल्कि तीनों के समन्वय से जीवन की पूर्णता है। कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के समन्वय से, केवल उपासना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो स्थापना सही है और तर्क हमारा गलत दे दिया है, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में दिया है स्थापना आपका कि श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। बिल्कुल सही लग रहा है। और तर्क दिया है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है, फिर श्रद्धेय तक पहुंचती है। तो ये भी बात सही है। जब हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसके कामों से श्रद्धा रखते हैं ना, उसका काम हमें पसंद आता है, ये अच्छा कर रहा है मेरे लिए या फिर किसी के लिए, तो उससे हम आकर्षित होते हैं। फिर तब हम श्रद्धेय के पास, उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क बिल्कुल। तो हमारा ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। 5 प्रश्न और हैं जो कि गद्यांश से हैं। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना होता है ध्यानपूर्वक। तो ये पहले का पेपर सब है 2010 का। तो 2010 में 5 ही गद्यांश से प्रश्न आते थे, लेकिन अब तो 10 प्रश्न आते हैं गद्यांश से। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग पढ़ के। इसका आंसर बिल्कुल आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बस ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। इस क्लास में इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी करिए सभी के यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल पे नए हो तो। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।